हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदू लॉ, जो कि एलएलबी, बीए, एलएलबी और कई सारे जुडिशरी एग्जाम्स में आता है। तो शुरू करते हैं। हिंदू लॉ इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट एंड प्रोलिफिक लॉ इन द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पर्सनल लॉ, ये सबसे पुराना एंशिएंट लॉ है पूरे वर्ल्ड में। It is a set of personal law governing the social condition of Hindus, such as marriage and divorce, adoption, inheritance and guardianship, family matter। तो ये एक पर्सनल लॉ है जो कि गाइड करता है सोशल कंडीशन ऑफ हिंदूज के कैसे सोशल जो हिंदू की वो सोशल कस्टम्स वगैरह हैं वो हिंदू कैसे करेंगे, शादी, डाइवोर्स, अडॉप्शन, किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली है उसको कैसे वो आगे किया जाएगा। तो वो सब इसी के थ्रू गाइड होता है हिंदू लॉ के। तो हम आगे पढ़ते हैं। इसके सोर्सेज, दो सोर्सेज हैं, एंशियंट सोर्सेज और मॉडर्न सोर्सेज। तो पहले हम शुरुआत करते हैं एंशियंट सोर्सेज की, श्रुति और वेदास। श्रुति जो कि सुना गया था, कुछ भी हमारे पूर्वज लोगों ने कहा था और वो सुना गया था, उसको बोलते हैं श्रुति। ये चार तरह के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओल्ड ऋग्वेद सबसे ओल्ड वेदा है, इसमें हमारी राइट और लाइबिलिटी बताई जाती है। सामवेद में सिंगिंग से रिलेटेड गाने वगैरह वो सब लिखे हुए हैं। यजुर्वेद को बोलते हैं बुक ऑफ प्रेयर, इसमें बताया जाता है कि पूजा पाठ कैसे होंगी। अथर्ववेद बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म, इसको बुक ऑफ मैजिक और चार्म बोला जाता है। फिर आता है हमारी स्मृतिज और धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र रिटन इन फॉर्म ऑफ प्रोज, तो ये बताता है कि राइटियस कंडक्ट की क्या करना सही होगा क्या नहीं, ये हमारा बताता है। और दूसरी तरफ है धर्मसूत्र, जो कि हमारी सोशल ऑब्लिगेशन बताता है कि हमारी सोसाइटी के टुवर्ड्स हमारी क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशंस है। कस्टम तो आप सबको पता ही होगा, रीति रिवाज जो कि बहुत टाइम से चलती आ रही है। कोई भी एक एक्टिविटी बोल सकते हैं बहुत टाइम से चलती आ रही है, कंसिस्टेंटली चलती आ रही है और वो एंटीक है और सभी के द्वारा मतलब की जा रही है और एक मतलब कि सब लोग कर रहे हैं, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, बहुत टाइम से है और एक ही वे में फॉलो हो रही है, तो उसको कस्टम बोलते हैं। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ कमेंट्रीज, डाइजेस्ट होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिटन कमेंट्री बाय डिफरेंट वेज। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न सोर्सेज। तो मॉडर्न सोर्सेज तीन हैं। जुडिशियल, जो कि जज के डिसीजंस वगैरह, कोर्ट के जो जुडिशियल प्रेसिडेंट होता है उसको बोलते हैं। फिर लेगिस्लेशन आ जाता है, जो कि लॉ पार्लियामेंट ने बनाए हैं उस वो। और इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंट, जो कि कोई भी जजमेंट देते वक्त या फिर कोई भी लॉ नहीं बना हुआ है और कोई भी जजमेंट देते वक्त उन्होंने जो देखा है जज ने कि क्या सूटेबल है क्या नहीं है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है वो। अब हम आगे पढ़ते हैं। स्कूल, दो दो टाइप के स्कूल होते हैं हिंदू लॉ में, मिताक्षरा स्कूल और दया भागा। मिताक्षरा होल ऑफ इंडिया पे लगता है, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें नहीं लगता है। यहाँ की दया भागा सिर्फ वेस्ट बंगाल में लगता है। इधर मिताक्षरा में बर्थ राइट ऑफ अ सन, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जैसे ही बच्चे का जन्म होएगा तो उसके एंसेस्टर की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका बर्थ से ही राइट आ जाएगा। लेकिन इसमें जब तक दया भागा में उसके फादर जिंदा हैं तब तक बच्चे का उसके पूर्वजों की प्रॉपर्टी में कोई भी राइट नहीं है। कोपाशनरी एग्जिस्ट करती है बर्थ से ही मिताक्षरा में, और दया भागा में कोपाशनी एग्जिस्ट नहीं करती है फादर और सन के बीच में। हम आगे जाके कोपाशनरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से, इधर आप सिर्फ समझ लीजिए। कोपाशनर शेयर्स नॉट डिफाइंड टिल पार्टीशन, इसमें पार्टीशन तब तक नहीं होता, तब तक डिफाइन नहीं होता है उनका शेयर्स। और को दया भागा में इनका कोपाशनर का शेयर्स डिफाइन होता है। कोपाशनर कैन नॉट डिस्पोज प्रॉपर्टी, मिताक्षरा में वो अपना शेयर नहीं बेच सकते हैं, लेकिन दया भागा में पहले से ही डिफाइन होता है कि कितना किसको जाएगा, तो इसलिए वो अपना कोपाशनर शेयर्स बेच सकते हैं अपना। अब पढ़ते हैं हु इज़ हिंदू।
हु इज़ नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव, जो कि ना कि मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना पारसी है, ना जीव है, वो हिंदू है इन सबको छोड़ के। या फिर कोई भी बच्चा जिसके पेरेंट्स हिंदू हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, वो हिंदू हो जाएगा। और या फिर किसी भी बच्चे जिसके एक पेरेंट मम्मी या पापा में से कोई भी हिंदू है, बुद्ध है, जीसस है, या फिर वो सॉरी जीसस नहीं, जीव है या फिर सिख है। इधर सॉरी जैन आएगा और इधर आएगा सिख। या फिर कोई कन्वर्ट हुआ है, जैसे कि किसी ने मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आया है, या फिर मुस्लिम से हिंदू में आया, फिर हिंदू से मुस्लिम में आया और फिर हिंदू हो गया। ऐसे करके रिकन्वर्ट, पहले उसने अपना धर्म बदला, पहले हिंदू से मुस्लिम में आया और फिर मुस्लिम से वो हिंदू चला गया, तो वो हिंदू है। अब हम पढ़ते हैं हिंदू मैरिज एक्ट। तो शादी को हिंदू मैरिज एक्ट में एक संस्कार समझा जाता है। तो इस पे वो था हिंदू मैरिज एक्ट मतलब कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है या संस्कार है। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू एक्ट इसको संस्कार समझा जाता था। हमारी जो मोरल वैल्यूज हैं, ट्रेडिशन है, वो उससे होती थी। अ मैन इज इनकम्प्लीट विदाउट अ वाइफ। तो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में बोला जाता है कि आदमी इनकम्प्लीट है पत्नी के बिना। पत्नी को उसकी अर्धांगिनी, गृहिणी या फिर सखी बोला जाता है। और शादी करने का पर्पज होता है कि पुत्र की प्राप्ति हो, और इससे बोला जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये सब पुराने उसमें मतलब हिंदू लॉ में लिखा हुआ है। अब तो रियलिटी में ऐसा नहीं है, पर ठीक है जो हमारे एक्ट में लिखा हुआ है। मैरिज मैरिज एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, फुलफिल करने का कुछ ड्यूटीज। शादी इसलिए की जाती है जैसे कि कोई भी धर्म का कार्य होता है, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारे काम धर्म के एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि आदमी इनकम्प्लीट है वाइफ के बिना। तो ये दोनों मिलकर ही कोई रिलीजियस या फिर कोई अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो शादी इसलिए ज़रूरी है, मैरिज को बोला गया है। अच्छा, हम अब सेक्शन 3 पढ़ेंगे, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड। तो जो बच्चे फुल ब्लड बोला जाता है अगर जिनकी मदर सेम है, जिन बच्चों की माँ सेम है, तो उन दोनों को फुल ब्लड बोला जाएगा। हाफ ब्लड, डिफरेंट मदर, कि पिता एक है, माता उनकी मदर अलग अलग है। यूट्राइन ब्लड होता है सेम मदर डिफरेंट फादर। यूट्राइन मतलब कि माँ तो सेम है लेकिन पिता अलग अलग है। अब आते हैं सपिंडर रिलेशनशिप, एक ही पिंड से निकले हुए लोग, उनको बोलते हैं सपिंडर रिलेशनशिप। तो तुम्हारा मदर्स के 3 जनरेशन लीनियल असेंडेंस, यानी कि माँ की जनरेशन से 3 पीढ़ियाँ ऊपर तक, और पिता की जनरेशन से 5 पीढ़ियाँ ऊपर तक हमारा पिंड ही बोला जाता है। मतलब कि लीनियल असेंडेंट हैं जो पापा से 5 जनरेशन तक ऊपर और मम्मी की 3 जनरेशन तक ऊपर, अगर उधर कोई भी रिलेशन होता है तो वो सपिंडर रिलेशनशिप बोला जाता है। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड, 1 इज लीनियर असेंडेंट, तो यहाँ पे मतलब कि इनमें शादी करना मना है। 1 इज लीनियर असेंडेंट ऑफ एन अदर, कि अगर मान लीजिए तुम किसी भी अपने से बड़े, यानी कि अपने से बड़े लीनियर असेंडेंट में, जैसे कि अपने पूर्वज में कोई भी बड़ा है, उससे शादी नहीं कर सकते। वाइफ या हस्बैंड ऑफ लीनियर असेंडेंट, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि लीनियर असेंडेंट मान लीजिए पापा, चाचा, ताऊ, इनमें से किसी की भी पत्नी या पति के साथ आप शादी नहीं कर सकते, ये डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड में आते हैं। या फिर वाइफ ऑफ ब्रदर, फादर, मदर्स ब्रदर, ग्रैंडफादर, यानी कि तुम भाई की पत्नी, पापा की पत्नी, या फिर मम्मी के भाई की पत्नी, और ग्रैंडफादर्स वाइफ यानी कि दादी, और ग्रैंड मदर्स ब्रदर यानी कि दादी के भाई के साथ या उनकी पत्नी के साथ शादी नहीं कर सकते। इधर आता है रिलेशन बिटवीन ब्रदर सिस्टर, यहाँ पे ये रिलेशन बता रहे हैं कि मतलब तुम शादी नहीं कर सकते इन लोगों के साथ। ब्रदर सिस्टर, भाई बहन आपस में नहीं कर सकते। अंकल नीस, चाचा भतीजी, आंट नेफ्यू, बुआ भतीजा, और चिल्ड्रंस ऑफ, भाई और बहन के बच्चे, भाई भाई के बच्चे और बहन बहन के बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते, ये डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड में आते हैं। अब कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज, नो शादी करने के लिए
कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी है हिंदू मैरिज एक्ट में। नो स्पाउस लिविंग, अगर किसी का मतलब स्पाउस एक डेथ हो गई है या डाइवोर्स हो गया है तो वो शादी कर सकता है हिंदू, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट में। वो बाइगेमी नहीं कर रहा है कि मतलब अगर उसकी बाइगेमी होता है कि उसकी पत्नी या पति जिंदा है और वो फिर भी दूसरी शादी कर लेता है, तो उसको बोलते हैं बाइगेमी। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग या तो तुम्हारा डाइवोर्स हो गया है या फिर तुम्हारे पति की डेथ हो गई है। इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, तो ये वॉइड माना जाता है कंसेंट। अगर जब शादी हुई थी तो पर्सन उस स्टेट में नहीं था कि वो अपनी कंसेंट दे पाए, तो ये भी वॉइडेबल मैरिज माना जाता है कि अगर उस पर्सन पे डिपेंड करता है, वो इसको कंटिन्यू करना चाहता है तो कंटिन्यू कर सकता है, या फिर उस पर्सन को अटैक ऑफ इंसेनिटी आते हैं कि उसको पागलपन के दौरे आते हैं, तो ये वॉइडेबल मैरिज में आता है। एज ऑफ पार्टी, ये कंडीशंस है हिंदू मैरिज एक्ट में होने के लिए। लड़का है तो 21 और लड़की है तो 18 वैलिड मानी जाएगी। और बियॉन्ड प्रोहिबिट डिग्री के की है तो वॉइड। अगर आपने इस किसी रिलेशन में शादी की है, इन किसी रिलेशन में शादी की है तो ये प्रोहिबिटेड मानी जाएगी, ये वैलिड नहीं होएगी, ये वॉइड होएगी। या फिर बियॉन्ड सपिंडा रिलेशन, कि तुमने अपने सपिंडा रिलेशन मदर के 3 जनरेशन लीनियल असेंडेंट और फादर के 5 जनरेशन लीनियल असेंडेंट में शादी कर ली है तो वो वॉइड मानी जाएगी। अब आगे हम पढ़ते हैं सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज कि कौन कौन सी। तो हिंदू मैरिज में मतलब कि अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ अगर आप मैरिज कर रहे हो तो उन्होंने कोई भी कास्ट के हो उसकी एक एक कास्ट की कोई भी कस्टमरी राइट्स फॉलो कर लिए या फिर सेरेमनी किसी भी पार्टी की फॉलो कर ली। यानी कि मान लीजिए आप जैन और बुद्ध हो तो या तो जैन धर्म से शादी कर ली या फिर बुद्ध धर्म से शादी कर ली, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर रिचुअल्स होती हैं उनसे अकॉर्डिंग किसी एक में कर लो, आपकी वैलिड होएगी। इफ़ एनी इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हो तो परफॉर्म किसी भी एक कास्ट की में आपने सेरेमनी परफॉर्म कर लिया, जो कस्टम्स होती हैं वो फॉलो कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, तो रजिस्ट्रे क्या हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग में शादी को रजिस्टर कराना ज़रूरी है, तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपलसरी हो जाएगा अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया। ये पूरा डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट को। अगर तुम्हारे यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने ये निकाल दिया कि शादी करना कंपलसरी होएगा, अब उस रजिस्ट्रेशन कराना, तो फिर तुम्हें कराना पड़ जाएगा। अगर कोई नहीं कराएगा तो इसकी पेनल्टी लगती है, वो होती है 25 रुपये। अगर निकाला तो, अभी तो मुझे लगता नहीं है निकाला। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड, ये तो हम पढ़ चुके हैं, सॉरी। मैट्रिमोनियल रिलीफ अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो अगर तुम्हें शादी से मतलब कि तुम हस्बैंड वाइफ में कोई लड़ाई हो गई है, कोई क्वेरल है, कुछ है, तो उसके लिए वो उनको क्या क्या रिलीफ मिल सकते हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, ये होता है कि अगर पति या पत्नी अपने धर्म जो भी उनकी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, वो फुलफिल नहीं कर रही है, जैसे कि पत्नी घर पे नहीं रह रही है, अपने ससुराल में मायके चली जाती है, वो अपने पति का ख्याल नहीं रख रही है अकॉर्डिंग टू हिंदू एक्ट, ये सब नहीं कर रही है, कोई भी दोनों में से कोई भी अपना राइट फुलफिल नहीं कर रहा है, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट होता है कि कोर्ट को बोला जाए, तुम कोर्ट में जा सकते हो और बोल सकते हो कि उसको बोलो वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट करे, कि वो जो उसके ड्यूटीज हैं उनको परफॉर्म करे। इधर आता है जुडिशियल सेपरेशन, कोई भी पार्टी जाके फाइल कर सकती है केस जुडिशियल सेपरेशन के लिए कि कोर्ट उनको जुडिशियल सेपरेशन प्रोवाइड कर देगा कि शायद तुम थोड़े टाइम के लिए दूर रहोगे तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट का पूरा पर्पज है कि दोनों को एक साथ में रखा जाए, स्पाउस को। डाइवोर्स, तो यहाँ डाइवोर्स या फिर ज़्यादा ही वो हो गया है तो तुम डाइवोर्स ले सकते हो, है ना, कि डाइवोर्स तुम दोनों में नहीं बन रही है, ज़्यादा ही वो हो गया, तुम दोनों को एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाहते हो तो डाइवोर्स ले सकते हो। वॉइड मैरिज,
शादी को कब कब वॉइड बोला जाएगा? तो मैं अभी तो वॉइड मैरिज होता है कि अगर शादी हो भी गई तो अगर शादी हो भी गई तो इनको माना नहीं जाएगा वॉइड मैरिज, मैरिज बाइगेमीज, कि अगर एक पत्नी जिंदा है या पति जिंदा है और फिर उसके बाद हस्बैंड या वाइफ ने किसी ने भी दूसरी शादी कर ली है तो वो वॉइड मानी जाएगी, तुम्हारी पहली वाली ही वैलिड रहेगी, ये वाली वैलिड नहीं रहेगी। इन प्रोहिबिटेड डिग्री, यानी कि जहाँ ये जो ऊपर हमने पढ़ा था ब्रदर ब्रदर की मैं रिलेशन में शादी कर ली या ये प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी कर ली तो ये वैलिड नहीं रहेगी। सपिंडा रिलेशन में कर ली तब भी ये वॉइड ये शुरू से ही नहीं मानी जाएंगी, इन्हें दर्जा ही नहीं दिया जाएगा कि तुम्हारी कोई शादी हुई थी। इफेक्ट ऑफ वॉइड मैरिज, इन सब का इफेक्ट क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो, ये शुरू से ही वॉइड रहेंगी, निल रहेंगी, नल मानी ही नहीं जाएंगी। नो प्रॉपर्टी राइट, अगर शादी होती है वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है, प्रॉपर्टी मांग सकती है, लेकिन वॉइड मैरिज में वाइफ ये कुछ भी नहीं कर सकती, बिल्कुल उनको स्टेटस, इनको पति पत्नी बोला ही नहीं जाएगा। अब पढ़ते हैं हम वॉइडेबल मैरिज, जहाँ पे एक पार्टी मतलब पार्टी के पास ये राइट होता है कि वो मना भी कर सकता है इसको, शादी को इनकार भी कर सकता है और उसकी मर्जी है, वो चाहे तो इसको लाइफ लॉन्ग तक कंटिन्यू कर सकता है। रेस्पोडेंट इम्पोर्टेंट, अपने एक्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है कि वो इतना मतलब वो हो गया है, उसने अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा है, तब इधर वो कह सकता है कि अब मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता या करना चाहती, और वो मैरिज वॉइडेबल हो जाएगी। यानी कि वो मान लीजिए, अब पढ़ते हैं अनसाउंड माइंड पार्टी, कोई भी एक पार्टी की मतलब अनसाउंड हो गई है, अनसाउंड का मतलब आप यही होगा, आपको पता ही होगा, पागल होता है। कंसेंट बाय फ्रॉड, यानी कि या फोर्स से कंसेंट ली गई थी एक पार्टी की, या तो फ्रॉड करके ली गई थी कि जो चीज़ें सच नहीं थी उनको सच दिखाया गया था, या फिर फोर्स से उनको डरा धमका के ली गई थी। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें पता चल गया है कि ये कंसेंट या फिर फ्रॉड डिस्कवर हो गया है तो तुम्हें उसके अंडर 1 ईयर तक तुम्हें कोर्ट में जाना होगा और बोलना होगा कि वो ये मतलब कि हमारी कंसेंट फ्रॉड या फोर्स से ली गई थी। ठीक है, तभी वह शादी वॉइडेबल होएगी, तभी तुम छोड़ सकते हो उसको, वरना कोर्ट नहीं बोलेगा छोड़ने को। प्री मैरिज या प्रेगनेंसी ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी ऑफ ब्राइड, तुम्हें पता चला था कि जब तुम्हारी शादी के बाद की तुम्हारी पत्नी पहले से ही वो थी प्रेग्नेंट और तुम इग्नोरेंट एट मैरिज, तुम्हें शादी के टाइम पता नहीं था, ये सारी बातें शादी के बाद पता चली और तुमने 1 साल के अंदर केस फाइल कर देना चाहिए पता चला है तभी से, और उसके बाद जब से तुम्हें पता चला है, डिस्कवर हुआ है कि वो प्रेग्नेंट है, शादी के टाइम शादी के मतलब पहले से प्रेग्नेंट थी और तुम्हें ये शादी के बाद पता चला है, तो तुमने जब से पता चला है उसको साथ इंटरकोर्स नहीं किया होना चाहिए जब से तुम्हें पता चला है। अच्छा, ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, तुम डाइवोर्स के लिए कब जा सकते हो? अवेलेबल टू हस्बैंड वाइफ, दोनों को अवेलेबल है। अडल्ट्री कर दी, यानी कि उसके दूसरी औरत या आदमी के साथ संबंध है। क्रूअल्टी दिखाता है, मारता है, करता है। डेजर्सन, यानी कि वो भाग गया है, निकल गया है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसने अपना धर्म चेंज कर लिया है, कन्वर्ट हो गया है किसी में, पागल हो गया है, कोई भी डिसीज हो गई है उसको बहुत बेकार वैनरल, जो कि कम एक दूसरे से फैल जाती है, या फिर वो उसने मतलब रिनाउंस वर्ल्ड, वो साधु महात्मा बन गया है, उसको संसार से कोई भी मतलब नहीं है, मुंह त्याग दिया उसने, तब तुम फाइल कर सकते हो डाइवोर्स के लिए, तुम जा सकते हो। अब हाँ, ये हस्बैंड और वाइफ को दोनों है। नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डिग्री, कोर्ट ने बोला था रेस्टिट्यूशन राइट्स के लिए, लेकिन 1 साल हो गया, उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि अपनी ड्यूटीज परफॉर्म की गई हो, तब तुम डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हो। नो कोहैबिटेशन,
कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन के लिए बोला था, लेकिन तुम दोनों में कोई भी ऐसी रजामंदी नहीं हुई, कोहेबिशन नहीं हुआ 1 साल के अंदर, तब तुम डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हो। अच्छा, ये ग्राउंड सिर्फ वाइफ को अवेलेबल रहेंगे। बाइगेमी या रीमैरिज बाय हस्बैंड, हस्बैंड ने किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बना लिए, मतलब कि उसके साथ रहने लग गया, या फिर उससे दूसरी मतलब लड़की से शादी कर ली है, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, या फिर ऐसे केस में पाया गया है रेप सेरेमनी, तो उसको वाइफ जा सकती है कि डाइवोर्स के लिए। मेंटेनेंस डिग्री पास्ड अगेंस्ट हस्बैंड, सिंस डिग्री पास देयर इज नो कोहेबिशन इन 1 year बिटवीन द पार्टीज। मेंटेनेंस डिग्री कोर्ट ने पास कर दी थी, लेकिन कोई कोहेबिशन कोई कुछ नहीं हुआ है 1 साल तक, तब भी वाइफ जा सकती है कि कोर्ट ने बोला था कोहेबिशन के लिए, फिर भी कुछ हुआ ही नहीं है उनके बीच में, तो मतलब कोहेबिशन रजामंदी वगैरह कुछ नहीं हुआ है। हाँ, रिपेडिएट मैरिज बिफोर शी वाज, हाँ, तो अगर किसी लड़की की 15 से साल से पहले शादी कर दी जाती है और वो 18 साल की होने से पहले ही इस शादी से नकार देती है, कोर्ट में जाके बोल देती है कि ये शादी वैलिड नहीं है, तो उसने रिपेडिएट कर लिया है शादी से, तो वो डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकती है 18 साल होने से पहले। और उसकी शादी हुई थी 15 साल से पहले, जब वो छोटी थी। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो वो 1 साल से अलग रह रहे हैं, 1 साल या उससे ज़्यादा, और उनमें कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये कभी दोबारा साथ रह सकते हैं, और दोनों ने म्यूचुअली आपस में रजामंदी बना के इस फैसले पर पहुंचे हैं, तब तो कोर्ट दे सकता है म्यूचुअल डाइवोर्स की कंसेंट। ऑन मोशन खुद से जाके फाइल कर सकते हैं। डाइवोर्स, अगर डाइवोर्स 6 महीने से पहले नहीं दिया जाएगा और 18 महीने के बाद तक, मतलब प्रोसीड नहीं कर सकता 18 महीने के अंदर, लेकिन 6 महीने से पहले नहीं। कोर्ट कोशिश करेगा कि 18 महीने से पहले वो डाइवोर्स दे दे, और कोर्ट कोशिश करेगा कि 6 महीने से पहले वो डाइवोर्स ना दे, इतना टाइम तो ले, ताकि पार्टीज में कुछ भी सुलह हो सके, कंसेंट हो सके, तो हो जाए। नो पेटिशन फॉर डाइवोर्स इन 1 year ऑफ मैरिज, अगर तुम्हारी शादी हुई है और 1 साल नहीं हुआ है, तो तुम डाइवोर्स के लिए पेटिशन फाइल नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस है कि अगर कोई हार्डशिप हो जाएगी पार्टीज पे, ऐसा लॉस हो जाएगा कि वो रिकवर नहीं किया जाएगा, तब कोर्ट ग्रांट कर सकता है। शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है, फिर भी डाइवोर्स के लिए परमिशन ग्रांट कर सकता है। डिप्रेविटी टू रेस्पोंडेंट, कुछ उसको कुछ ऐसे हार्म हो जाएंगे कि वो फिर कभी दोबारा वापस कर नहीं पाएंगे, भर नहीं पाएगा, तो इन दो केसेस में पार्टी को ग्रांट किया जा सकता है डाइवोर्स। डाइवोर्स रीमैरी, कैन डू रीमैरी आफ्टर द टाइम ऑफ अपील, हाँ, तो जो लोगों के बीच में डाइवोर्स हुआ है वो अपील का टाइम निकल जाने के बाद, कि अपील भी कर सकते हैं अगर वो चाहे, तो वो टाइम निकल जाने के बाद वो दोनों रीमैरिज आपस में खुद से दोनों आपस में शादी कर सकते हैं, रीमैरी। लेजिटमेसी चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम वॉइड और वॉइडेबल मैरिज, लेजिटमेट चाइल्ड, अगर कोई भी शादी वॉइड या वॉइडेबल, यानी कि वो मना भी कर सकता है उस शादी से, और वो शादी शुरू से ही बेकार थी, उसको शादी नहीं बोला जाएगा, लेकिन उस शादी से बच्चा पैदा हुआ है, वो कानूनी तौर पे बच्चा माना जाएगा उस जिस इंसान का है, हस्बैंड का, सॉरी, है ना। राइट टू पोजेस प्रॉपर्टी, और उसको राइट रहेगा अपने पिता की, सिर्फ एंसेस्टर प्रॉपर्टी में उसका राइट नहीं है, अपने फादर की पर्सनल प्रॉपर्टी में उसका राइट रहेगा, जो लेजिटमेट ही बोलेंगे चाइल्ड को, चाहे वॉइड मैरिज से हुआ हो चाहे वॉइडेबल। मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एक्सपेंस प्लस एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, तो हाँ, ये तो प्रोसीडिंग और मेंटेनेंस जब तक कोर्ट पेंडिंग चल रहा है तब तक या तो हस्बैंड वाइफ से डिमांड कर सकता है या वाइफ हस्बैंड से। अगर हस्बैंड इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपना खर्चा उठा पाए, या फिर वाइफ इतनी कैपेबल नहीं है, तो ये मेंटेनेंस चार्ज, ये एक तरह से बोल सकते हो आप टेम्परेरी चार्ज, वो मेंटेनेंस,
और ये आफ्टर परमानेंट एलुमनी आफ्टर डिक्री, ये कोर्ट का पूरा फैसला आ जाता है परमानेंट एलुमनी के इतना इतना तुम्हें देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिग्री। डिक्री में गिवस, तो कोर्ट फैसला दे सकती है, तो मंथली चार्जेस दो, एलुमनी दो, या फिर मेंटेनेंस दो, या फिर पीरियोडिकली दो, या फिर ग्रॉस एक साथ ही पूरा इकट्ठा पैसा दे दो, या फिर पीरियोडिकली पीरियड्स के अकॉर्डिंग दो, पीरियड या फिर मंथ के अकॉर्डिंग। ये इनको वेरीफाई, मॉडिफाई, कैंसिल। अगर हस्बैंड या वाइफ जो कि मेंटेनेंस ले रहा है उसने दोबारा शादी कर ली किसी और से, वाइफ डू नॉट रिमेन चेस्ट, कि उसने किसी और के साथ संबंध बना लिए पत्नी ने, तब वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं रहेगी। हस्बैंड किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है, तब भी अगर हस्बैंड को मेंटेनेंस मिल रहा है तो वो नहीं मिलेगा। कस्टडी ऑफ चाइल्ड, according to court, who is just and proper to maintain the child, provide education and shelter। जब दो भी लोगों के बीच अगर डाइवोर्स हो रहा है तो कोर्ट ये देखेगा बच्चे के लिए क्या जस्ट एंड प्रॉपर है उसको, और उसको ही बच्चा दे दिया जाएगा जो बच्चे को शेल्टर दे पाए, अच्छी उसको मतलब कि एजुकेशन वगैरह, उसको लाइफ वेलनेस सब कुछ अच्छी तरह से मिल पाए, उसी पेरेंट्स को कस्टडी दी जाएगी बच्चे की, जो बच्चे के लिए जस्ट एंड फेयर होएगा। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कोई भी प्रॉपर्टी दोनों ने साथ में खरीदी है तो वो कोर्ट के अकॉर्डिंग होगी। कोर्ट फैसला देगा कि कितनी कितनी दोनों में बंटनी चाहिए। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, माइनर बिलो एज ऑफ 18, तो जो 18 साल से छोटा है उसको माइनर बोला जाता है। गार्डियन, गार्डियन कौन होता है? प्रोटेक्टर, या फिर माइनर का प्रोटेक्टर और माइनस प्रॉपर्टी प्रोटेक्टर। या तो गार्डियन अपॉइंट किया जा सकता है माइनर के लिए या फिर माइनर की प्रॉपर्टी के लिए। नेचुरल गार्डियन भी हो सकता है, टेस्टामेंट्री भी गार्डियन हो सकता है, या फिर गार्डियन बाय कोर्ट। नेचुरल गार्डियन मदर फादर हो सकता, हाँ यही होते हैं। टेस्टामेंट्री जो कि बिल में लिखा गया है, या फिर जो कोर्ट ने अपॉइंट किए हैं वो। अब हम गार्डियन के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल गार्डियन, लेजिटमेट बॉय गर्ल, लेजिटमेट अनमैरिड गर्ल अब बिलो 5 ईयर्स। तो जो नेचुरल गार्डियन होते हैं वो मदर या फादर होते हैं। लेजिटमेट बॉय और लेजिटमेट अनमैरिड गर्ल के मदर फादर। बिलो 5 ईयर का भी कोई भी बच्चा है उसकी मोस्टली मदर को ही कस्टडी जाती है, उसके गार्डियन मदर ही होती है, फर्स्ट गार्डियन। अच्छा, इधर इलेजिटमेट बॉय या गर्ल होता है अब इलेजिटमेट बॉय या गर्ल होता है तो उसकी कस्टडी मोस्टली मदर को फर्स्ट दी जाती है। अनमैरिड गर्ल होती है उसकी भी मदर को दी जाती है। अगर मदर नहीं है तब फादर को दी गार्डियन बनाया जाता है उसका, सॉरी कस्टडी बोला मैंने। मैरिड माइनर गर्ल है तो उसका जो गार्डियन होता है उसका हस्बैंड ही होता है। आई होप ये क्लियर होगा, और मैं एक और बार बता दे रही हूँ, थोड़ा मैसअप हो गया। लेजिटमेट बॉय या गर्ल है या फिर लेजिटमेट अनमैरिड गर्ल है तो उसके गार्डियन मदर फादर होते हैं। कोई भी बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसकी मदर को मोस्टली मदर ही गार्डियन होती है। अगर मदर नहीं है तो उस केस में फादर हो सकते हैं। इलेजिटमेट बॉय या गर्ल है तो उसकी मदर ही होगी। पहली इलेजिट और अनमैरिड गर्ल है इलेजिटमेट, ठीक है, तो ये मदर को ही गार्डियन बनाया जाता है। और इन केस मदर नहीं है तब फादर को दी जाती है। और मैरिड माइनर गर्ल है तो उसका गार्डियन हस्बैंड होगा। और सोचो कि अगर हस्बैंड भी माइनर होगा तो अकॉर्डिंग टू गार्डियन वार्डनरशिप एक्ट, इधर हस्बैंड भी माइनर है तब भी वो अपनी माइनर वाइफ का गार्डियन बन सकता है। अब पढ़ते हैं कोर्ट ऑफ अडॉप्टेड सन, सॉरी गार्डियन ऑफ अडॉप्टेड सन, तो उसके अडॉप्टेड फादर या मदर होंगे। इधर टेस्टामेंट्री गार्डियन, फादर या जो विल में लिखा गया है, अगर फादर ने विल में लिख दिया कि ये इसके गार्डियन होंगे और मदर जिंदा है
तो तब तक वो विल वैलिड नहीं होगी, तब तक मदर जिंदा है। मदर के बाद वो विल वैलिड हो जाएगी। तो ऐसा मानिए कि अगर फादर लिख गए हैं विल में कि इस बच्चे का गार्डियन ये होगा, ये XYZ पर्सन को बनाया जाएगा, लेकिन जब तक मदर जिंदा है उस बच्चे के गार्डियन को उस पर्सन को नहीं बनाया जाएगा, उसकी माँ ही रहेगी। अगर माँ कोई विल बना के मर जाती है, फादर भी मर गए, माँ भी कोई विल बना के मर गई, तो उसमें उस जो माँ ने जो विल बनाई है वो वैलिड होगी और उसमें जो गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा उसको माना जाएगा। तो इसमें समझिए कि अगर मदर या फादर में से किसी ने एक ने विल बनाई और कोई एक मर गया और एक जिंदा है, तब तक वो विल वैलिड नहीं होगी, तब तक जो सर्वाइविंग पेरेंट है वो नहीं मर जाता। आई होप ये क्लियर होगा। डिफैक्टो यानी कि बाय सिचुएशन, ये बाय लॉ वो उनके गार्डियन बन गए। जैसे कि कोई भी बच्चा, उसके माता पिता मर जाते हैं, माता पिता मानिए मर जाते हैं, और वो नानी नाना जी के घर पे पला बला बड़ा हुआ है, तो उसके गार्डियन डी फैक्टो बाय सिचुएशन वो नाना नानी बन जाएंगे। बट वो उसकी प्रॉपर्टी में अलाउ नहीं होंगे कि डील करने के लिए, कि उसकी प्रॉपर्टी को बेच दें, डिस्पोज कर दें, कुछ भी कर दें, वो ये सब करने के लिए अलाउ नहीं होंगे। पावर ऑफ नेचुरल गार्डन, तो नेचुरल गार्डन टू डू ऑल एक्ट, वो कुछ भी कर सकते हैं जो कि नेसेसरी है प्रोटेक्शन बेनिफिट ऑफ माइनर्स एस्टेट, कि बच्चे की प्रॉपर्टी के लिए जो भी नेसेसरी है प्रोटेक्शन के लिए वो सब कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल गार्डन कैन नॉट डू विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट माइनस प्रॉपर्टी मॉर्गेज चार्ज सेल या गिफ्ट, लेकिन बिना कोर्ट की परमिशन के इवन नेचुरल गार्डियन भी कोई भी माइनर की प्रॉपर्टी को ना तो गिरवी रख सकते हैं, ना उस पर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं। अगर वो गिरवी भी रखते हैं, कि मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनको गिरवी रख जानी पड़ती है, तो वो उसके एक माइनर होने के 1 साल बाद, मेजर होने के 1 साल बाद तक गिरवी रख सकते हैं, वो भी कोर्ट की परमिशन तक, और 5 साल से ज़्यादा का टर्म नहीं होगा। माइनर नॉट कम्पिटेंट टू बी अ गार्डियन ऑफ अनदर माइनर प्रॉपर्टी, तो एक माइनर किसी भी दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी का गार्डियन नहीं बन सकता। गार्डियन सेल अपॉइंटेड फॉर माइनस अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को प्रॉपर्टी मिलने वाली है लेकिन वो अनडिवाइडेड है, जॉइंट फैमिली में वो प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है, माइनर का शेयर डिफाइन नहीं हुआ है, वो बटा नहीं है, तो वो उसके लिए कोई गार्डियन अपॉइंट नहीं होगा जब तक कि वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से माइनर के नाम पर नहीं आ जाती है। माइनर का उसमें हक है, लेकिन वो अभी पूरी जॉइंट फैमिली की वो है प्रॉपर्टी, लेकिन तब गार्डियन अपॉइंट हो सकता है जब कोर्ट ने अलाउ कर दिया, हाई कोर्ट ने। वाइल अपॉइंटिंग गार्डियन कोर्ट मेक श्योर फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, अगर कोर्ट कोई भी गार्डियन अपॉइंट करेगा तो वो देखेगा कि ये माइनर के बेनिफिट में होना चाहिए, उसके कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए अगर ऐसे गार्डियन अपॉइंट कर दिया तो। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, अडॉप्शन पढ़ेंगे अब हम। रिक्वेस्ट फॉर वैलिड, गाइज हम कहाँ तक, अडॉप्शन वाला, मेंटेनेंस तो हम यहीं तक करेंगे आज तो, प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट उसके बाद हम फिर कभी देखेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, फिर कभी तो नहीं, नेक्स्ट पार्ट में। अब हम पढ़ते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अडॉप्शन, रिक्विजिशन फॉर वैलिड अडॉप्शन, क्या क्या ज़रूरी है अगर तुम एक वैलिड अडॉप्शन करना चाहते हो, किसी को गोद लेना चाहते हो। जो भी पर्सन अडॉप्ट कर रहा है, या तो मेल हो या फीमेल हो, मेजर हो, साउंड माइंड का हो, और कंसेंट, वाइफ या हस्बैंड, अगर वो हस्बैंड, अगर आदमी ले रहा है तो पत्नी की सहमति होनी चाहिए, और पत्नी ले रही है तो पति की सहमति होनी चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हिज, जिस बच्चे को दिया जा रहा है तो उसकी
कंसेंट। वो तो माइनर हो, ये छोटा बच्चा 15 साल से माइनर ही होता है, तो उसके मोस्टली फादर मदर या गार्जियन की कंसेंट ली जाती है। अगर फादर मदर मर चुके हैं उन्होंने, या फिर बच्चा ऐप स्कैन कर दिया, छोड़ दिया है, या फिर उसके माता पिता का पता ही नहीं है, तो जो गार्डियन है कोर्ट से परमिशन लेगा बच्चे को अडॉप्शन में देने की। पर्सन अडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग गिवन इन अडॉप्शन। अगर एक सेकेंड, पर्सन अडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग गिवन इन, जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि उसको अडॉप्शन में दिया जा सके, जो बच्चा है उसको। स्टेप फादर या मदर कैन नॉट गिव एनी चाइल्ड इन अडॉप्शन। अगर तुम किसी के सौतेले माता या पिता हो तो तुम कोई भी उस बच्चे को अडॉप्शन में नहीं दे सकते हो। वेल गिविंग चाइल्ड इन अडॉप्शन हिज वेलफेयर एंड विश बोथ कंसीडर। किसी बच्चे को अडॉप्शन में दिया जा रहा है तो उसका भला सोचा जाता है कि इसका फ्यूचर अच्छा होगा या ये होगा वो होगा, उसके भले के लिए उसको अडॉप्शन में दिया जा सकता है। अच्छा, हु मे बी अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, वो हिंदू होना चाहिए। और ये पहले किसी ने अडॉप्ट नहीं किया होना चाहिए कि किसी ने पहले अडॉप्ट कर लिया था फिर उसने छोड़ दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। नॉट अबव द एज ऑफ 15 ईयर। अगर उसकी एज 15 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अलाउ है, अगर तुम्हारी कस्टम में लिखा हुआ है कि 15 साल से ऊपर तुम्हारे में ऐसी कस्टम है तुम्हारे उसमें कास्ट में, तो तुम कर सकते हो 15 साल से भी ऊपर का। इफ़ेक्ट ऑफ अडॉप्शन, तो अडॉप्शन करने का क्या क्या इफ़ेक्ट होगा। अडॉप्टिव चाइल्ड होगा वो मान लिया जाएगा कि जैसे इन्हीं का बायोलॉजिकल चाइल्ड है, कि इन्हीं का बच्चा है, उसको ऐसा मान लिया जाएगा। प्रॉपर्टी बिफोर अडॉप्शन कंटिन्यू टू बेस। अगर मान लीजिए कोई भी जो चाइल्ड है अडॉप्ट किया गया है उसकी कोई भी पहले से ही प्रॉपर्टी है तो वो उसकी ही रहेगी। अदर कंडीशन फॉर वैलिड अडॉप्शन, अडॉप्शन ऑफ सन डॉटर। अगर तुम किसी को अडॉप्ट करना चाहते हो तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर तुम किसी लड़के को लेना चाह रहे हो, अडॉप्ट करना चाह रहे हो, तो या तो तुम्हारे बेटा नहीं होना चाहिए, या फिर तुम्हारे बेटे का बेटा नहीं है, और तुम्हारे बेटे का बेटा भी नहीं है, तब ले सकते हो। या फिर तुम्हारी लड़की नहीं है, या फिर तुम्हारे लड़के की लड़की नहीं है, तब ले सकते हो। आई होप ये क्लियर होगा। अब मैं आगे बताती हूँ। अडॉप्शन बाय, तो कौन कौन अडॉप्शन कर सकता है। तो मेल एक आदमी ले सकता है किसी भी लड़की को, उसमें एज गैप होना चाहिए 21 ईयर का। अगर कोई आदमी किसी लड़की या फीमेल को बिलो 15 ईयर की को अडॉप्ट कर रहा है तो उन दोनों की एज में 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए। अगर कोई फीमेल किसी मेल बॉय को अडॉप्ट कर रही है तो उन दोनों की एज में 21 ईयर्स का एज गैप होना चाहिए। नॉट लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, अगर उन्होंने कोई भी ये जो सन या डॉटर, सन्स ये डॉटर्स या सन्स डॉटर ये या फिर लिविंग नहीं है। मान लो अभी आपको क्लियर करती हूँ। जैसे कि किसी का कोई लड़के को लेना चाह रहा है तो उसके लड़का नहीं है और उसके नाती भी नहीं है, या नाती का भी नाती नहीं है, तो वो ले सकता है। इनमें से कोई भी नहीं है, बेटा है तो उसके नाती नहीं है तो वो ले सकता है, नाती है नाती का नाती नहीं है तब भी वो ले सकता है। या फिर जब वो गोद ले रहा है तो वो उस टाइम पे वो लिविंग नहीं है, मर चुके हैं। इनमें से कोई भी। डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टिव मदर, लिविंग वाइफ, अडॉप्टेड मदर। तो जो बच्चा है जिसको अडॉप्ट किया गया है, अब वो उसकी माँ कौन होगी। तो जो या तो जिस पर्सन ने उसको अडॉप्ट किया है उसकी जो वाइफ जिंदा है उसको उसकी अडॉप्टेड मदर बोला जाएगा। अगर उस इंसान की मोर देन वन वाइफ, एक पत्नी से ज़्यादा है, तो जिससे उसकी पहली मैरिज हुई थी
उस ही वुमेन को उसकी मदर बोला जाएगा उस बच्चे की। फादर या तो बैचलर था या फिर उसकी पत्नी मर गई थी जब बच्चे को गोद लिया था, और उसने बाद में शादी कर ली। बच्चा अडॉप्ट करने के बाद तो जो उसकी बीवी आएगी, उसकी माँ, उसको स्टेप मदर बोला जाएगा। उस बच्चे के लिए वो मदर नहीं बोली जाएगी, स्टेप मदर बोली जाएगी। इधर मदर ने एक औरत ने किसी बच्चे को लिया था, या तो वो बैचलर थी या विडो थी, और उसने उसके बाद शादी की है अडॉप्ट करने के बाद, तो उसको स्टेप फादर बोला जाएगा, उस औरत का जो पति होगा। राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज देयर प्रॉपर्टी। जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बच्चे को जो गोद लिया है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो चाहे तो विल बना सकते हैं, या फिर जो इनहेरेंट राइट है उसमें जाने दे सकते हैं। मतलब कि या तो वो विल में लिख दें कि इसको जानी चाहिए, या फिर वो जो विल ना बनाए, जैसे वो सक्सेशन में लेगा वैसे ले लेगा। विल में ज़रूरी नहीं है कि अडॉप्टिव चाइल्ड के फेवर में ही दो, आप विल में किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, वैलिड अडॉप्शन कैन नॉट रिनाउंस। अगर एक बार आपने कानूनी तौर से उसको अडॉप्ट कर लिया तो आप उसको नकार नहीं सकते, रिनाउंस नहीं कर सकते। बाद में ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हमें नहीं रखना या कुछ नहीं, आप उसके फिर मदर फादर माने ही जाओगे। प्रोहिबिशन ऑफ मीन पेमेंट और कंसिडरेशन। अगर मान लीजिए अडॉप्शन के लिए कोई आपसे पैसा लेता है या आप किसी को पैसा देते हो, तो ये हिंदू लॉ में प्रोहिबिट है, आप ये नहीं कर सकते, और ये पेनल्टी लगती है आपके ऊपर। ठीक है, तो इसका आगे का हम कल करेंगे। थैंक यू, आई होप यू विल लाइक द लेक्चर। और पूरा देखिए, ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। थोड़ा मैं भी इम्प्रूव कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।